बेटा देखिए, हम लोग असेट टॉपिक पे है और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि असेट के टाइप्स क्या है। तो हमने असेट के टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बेस लिए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। तो उसमें से हमने जो पहला क्राइटेरिया बनाया वो क्या है, ड्यूरेशन या लाइफ। और हमने कहा कि जिस असेट की लाइफ 1 साल से कम है या जो असेट विद इन अ ईयर चेंज हो जाती है या जिस असेट को 1 साल में कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, हम कहेंगे कि वो असेट जो है वो करंट असेट है और ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर यानी हमारे उधारी वाले कस्टमर, स्टॉक यानी दुकान का माल, ये लगातार चेंज होता रहता है। और फिर हमने कहा कि अगर असेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो ऐसी असेट को हम क्या कहेंगे, फिक्स असेट। और जो फिक्स असेट है वो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती। चेंज तो कोई भी असेट हो सकती है, बट बिल्डिंग आपकी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, फर्नीचर आपका फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स असेट। अब जरा इस हिस्से पे आइए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। यहां पे लिखिए, फिक्स्ड एसेट्स आर classified as on the basis of physical appearance. Fixed assets are classified as। बेटा हम फिक्स असेट को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरे को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। इसके बारे में लिखिए, एसेट्स हैविंग फिजिकल अपीयरेंस with intrinsic value। Asset having physical appearance with intrinsic value and which can be seen and touched and which can be seen and touched are known as tangible assets, are known as tangible assets। इधर लिखिए, assets which doesn't have physical appearance। Asset which doesn't have physical appearance and cannot be
seen and touched are known as intangible assets, are known as intangible assets। बेटा बात को समझो, अगर मैं हिंदी में इसको एक शब्द में कहूं तो टेंजिबल मतलब दिखने वाला, और इधर मैं अगर एक शब्द में कहूं तो इनटेंजिबल मतलब न दिखने वाला। ठीक है, तो बेटा जो असेट हमको दिखती है वो टेंजिबल, और जो असेट हमको दिखती नहीं वो कैसी है, इनटेंजिबल। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी असेट में फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे बिल्डिंग का क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, गाड़ी का क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, लैपटॉप का क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू उस चीज के अंदर ही होना। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये लैपटॉप 50 का है तो वाकई में ये 50 का है, इसकी वैल्यू इसी में है। मैं कह रहा हूं बिल्डिंग 2 करोड़ की है तो बिल्डिंग की वैल्यू बिल्डिंग के अंदर ही है। तो जब किसी चीज की वैल्यू उस चीज के अंदर ही होती है तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल अपीयरेंस प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बना देता है टेंजिबल असेट। और इनटेंजिबल असेट क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा बेटा मेरे को ये पूरा इंस्टीट्यूट बेचना है और इसको मुझे अपने ब्रांड नेम के साथ बेचना है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है CCCI, मैं बोला इसके साथ ही आप खरीद लो। तो इसकी तो हम वैल्यू लगा लेंगे कि भाई मार्केट में जो भी बिल्डिंग के रेट होंगे, जमीन के रेट होंगे, उसके हिसाब से। अब ये नाम की वैल्यू कैसे लगाएंगे, क्या इस नाम की वैल्यू ये 4 स्टील के जो लेटर लिखे इसमें है, नहीं, ये वैल्यू लोगों के दिमाग में है। किसी भी चीज की इमेज, किसी भी चीज का ब्रांड, ये कहाँ होता है, लोगों के दिमाग में। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो ये बिल्डिंग तो 2 करोड़ की है पर मेरा जो नाम है उसके मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मतलब मैं आपको बिल्डिंग 2 करोड़ में दे दूंगा प्लस ये नाम के मुझे कितने चाहिए, 10 लाख। अब मुझे बताइए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि नाम के 10 लाख चाहिए तो क्या मैं आपको ये 4 शब्द CCCI इसके 10 लाख रुपए मांग रहा हूं, तो जवाब है नहीं। मैं आपको 10 लाख मांग रहा हूं लोगों के दिमाग में इसकी जो इमेज है उसके। मतलब ये कि इस चीज का कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या, जो चीज लोगों के दिमाग में है वो आपको फिजिकली दिख सकती है क्या, तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये कि ऐसी असेट जिसका क्या नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जो फिजिकली दिखती नहीं। जैसे अपने को इलाज करवाना है, अपन किसी डॉक्टर के पास जाते तो अपन कोशिश करते कि जो डॉक्टर जिस चीज का स्पेशलिस्ट हो और फेमस हो हम उसी के पास जाते। अब कोई डॉक्टर फेमस है, ये बात कहाँ है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या, नहीं, ये बात हमारे दिमाग में है। तो जो चीज लोगों के दिमाग में हो वो चीज आपको दिखती नहीं। जैसे आप क्लास में आए, यहां पे आए, आपने फीस दी, बदले में आप क्या लेके जा रहे हैं, नॉलेज, और वो नॉलेज दिखता नहीं है। जबकि ये पूरा तामझाम सिर्फ क्या लेने और देने का है, नॉलेज लेने और देने का। लेकिन नॉलेज ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। तो हम ये कहेंगे कि जो चीज आपको दिखती नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो असेट आपकी कैसी असेट हो गई, इनटेंजिबल। तो जो दिखे वो टेंजिबल और जो ना दिखे वो इनटेंजिबल। तो जो दिखने वाली असेट है वो कौन सी है, एग्जाम्पल लिखिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैपटॉप,
व्हीकल, मोबाइल, एक्सेट्रा। तो बेटा जो दिखे वो असेट कैसी है? टेंजिबल। तो जो दिखाई देती है वो कैसी है? टेंजिबल। अब जो नहीं दिखती वो कैसी है? तो जो नहीं दिखती वो कैसी है? इनटेंजिबल। तो कुछ एग्जाम्पल बताइए जो नहीं दिखता है उसका। नॉलेज। तो एक चीज तो हो गई नॉलेज, ठीक है। थोड़ा सा बिजनेस की भाषा में नॉलेज को कहा जाता है टेक्निकल नो हाउ। मतलब आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ शेयर कर सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल नो हाउ। पर ये दिखने वाली चीज नहीं है। फिर आपने कभी ये शब्द सुना है क्या? पेटेंट। PATENT सुना है कभी? पेटेंट का मतलब क्या होता है? कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई चीज इन्वेंट की, जैसे पानी पे चलने वाली कार बना ली। अब क्या होगा, अगर उसने इन्वेंशन किया तो सब लोग उसको कॉपी मारने लगेंगे, तो उसकी तो मेहनत वेस्ट हो जाएंगी। तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मैंने मेहनत करके ये ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया है, आप मुझे इसका प्रोटेक्शन दो। यानी अगर कोई मेरी इस पानी पे चलने वाली कार की डुप्लीकेट कॉपी बनाए तो वो इलीगल होना चाहिए। तो मैंने गवर्नमेंट से एक अधिकार ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट राइट। ये 20 साल के लिए मिलता है। मतलब वो प्रोडक्ट जो मैंने इन्वेंट किया है वो 20 साल तक केवल मैं ही बना के बेच सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो मेरे को कमाने का मौका मिल गया, और जो चीज कमा के दे वो अपनी क्या है? असेट है। तो पेटेंट अपनी क्या है? असेट है। लेकिन पेटेंट दिखने वाली चीज है क्या? तो जवाब है नहीं। बेटा इसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? तो मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, कोई बुक लिखी। अब मेरी बुक को तो कोई आसानी से कॉपी कर सकता है, जेरोक्स करवा सकता है, कोई डुप्लीकेट उसकी प्रिंटिंग कर सकता है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मुझे मेरी किताब पे आप क्या दे दो? कॉपीराइट दे दो। अब सरकार अगर मुझे कॉपीराइट देती है तो मेरा अधिकार क्रिएट हो गया कि उस किताब को सिर्फ मैं ही प्रिंट करवा के बेचूंगा, कोई दूसरा नहीं। मतलब अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो मैं उस व्यक्ति पे केस कर सकता हूं। तो कॉपीराइट मेरे को कमा के दे रहा है। पर कॉपीराइट दिखता है क्या? तो वो दिखने वाली चीज नहीं है। ऐसा ही एक शब्द है गुडविल। गुडविल। बेटा गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, आपकी अच्छी इमेज, बिजनेस की अच्छी इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे मैं दो तीन प्रोडक्ट के नाम लेता हूं, आप मेरे को ये बताइए कि आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है। जैसे मैं बोलूं बिस्किट, तो आपके दिमाग में क्या आया? पार्ले जी आया। मैंने बोला कुछ चिपकाना है, फेविकॉल आया आपके दिमाग में। इसका मतलब क्या है कि चिपकाने वाले बाकी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है क्या? है। और सबसे ज्यादा नाम किसका है? फेविकॉल का। बिस्किट बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा नाम किसका है? पार्ले का। तो क्या होगा, इनको एडवांटेज मिलेगा ना कि मार्क आपको घर में फर्नीचर का काम करवाना है, आप दुकान में जाके क्या मांगोगे? फेविकॉल। तो फेविकॉल का नाम है करके वो ज्यादा बिक रहा, लेकिन वो नाम दिखता थोड़ी है, वो तो लोगों के दिमाग में है वो इमेज। तो उसको हम कह रहे हैं गुडविल। तो ये सब चीजें आपको कमा के दे रही है, सब आपकी असेट है। पर मजे की बात यह है कि ये दिखती नहीं है, ये कहीं पे फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है। तो जो फिजिकली दिखे बेटा उस असेट को क्या बोलते हैं? टेंजिबल असेट। और जो फिजिकली ना दिखे उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट। अब अगली कैटेगरी पे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। इसमें लिखिए बेटा रियल असेट
और fictitious asset, रियल असेट और fictitious asset। मीनिंग लिखो, assets which are sellable in market, assets which are sellable in market are known as real asset। Assets which are sellable in market are known as real asset। बेटा ऐसी असेट जिसको बाजार में बेचा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? रियल असेट। और इधर लिखो, एसेट्स विच आर नॉट सेलेबल इन मार्केट but considered as assets only because of its future benefit are known as fictitious assets, are known as fictitious asset। बेटा बात को समझो, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। अगर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी तो पैसे दे के क्या क्रिएट हो गई? बिल्डिंग क्रिएट हो गई। अब ये बिल्डिंग मेरी असेट है, पर इस बिल्डिंग को मैं किसी को बेचना चाहूं तो ये बिक भी सकती है। मतलब मेरे लिए भी असेट है और बाकी दुनिया के लिए भी ये क्या है? असेट है। तो मैं कहूंगा कि इसकी मार्केट वैल्यू है, ये सेलेबल है, तो ये रियल असेट है। मतलब मेरे लिए भी असेट, आपके लिए भी असेट। जैसे गोल्ड है, सोना, मेरे लिए भी असेट, आपके लिए भी असेट। पैसा मेरे लिए भी असेट, आपके लिए भी असेट। या मेरे कस्टमर, डेटर, मुझे उनसे पैसा लेना है, मेरे लिए भी असेट है। और आपके डेटर या आपको अपने कस्टमर से पैसा लेना है तो वो आपके लिए भी असेट है। इसका मतलब हर वो चीज जिससे पैसा मिल सकता है, जिसको बेचा जा सकता है, जिसके बदले में कुछ हासिल किया जा सकता है, जिसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू है, हर वो चीज क्या कहलाती है? रियल असेट। तो जो सच में है, मैंने बोला बिल्डिंग, देख लो सच में है। मैंने बोला स्टॉक है मेरे गोडाउन में, जाके देख लो सच में है। मैंने बोला बैंक बैलेंस, जाके आप मेरा बैंक चेक कर लो, सच में है। तो जो चीज कागज पे भी है और जो चीज रियल में भी है वो सब आपकी क्या है? रियल असेट। लेकिन फिक्टिशियस असेट क्या है? तो फिक्टिशियस का मतलब ये होता है झूठा, जो सच ना हो। तो ये झूठ मूठ की असेट है। कैसे? मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए एक लाइसेंस बनवाया और वो लाइसेंस बनाने में 10,000 रुपये लग गए और लाइसेंस 10 साल तक वैलिड है। तो हर साल लाइसेंस कितने का हो गया? 1,000। तो आपको दिख रहा है कि उस लाइसेंस के अंदर क्या है? तो आपको दिख रहा है कि उस लाइसेंस के अंदर क्या है? फ्यूचर बेनिफिट है। मतलब लाइसेंस के अंदर 10 साल तक आपके बिजनेस को चलाने की क्षमता है। लेकिन ये लाइसेंस आप कहीं बेचने को जाएंगे तो बिकेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो आपके नाम पे है तो आप ही उस पर दुकान चला सकते हो। मतलब वो बिक नहीं सकता, आपके लिए असेट है। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट,
बेटा आपकी 10th की मार्कशीट आपके लिए असेट है, रास्ते पे गिर गई तो किसी के काम नहीं आने वाली, मतलब दूसरा उसको उठाएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, टेंशन भी नहीं लेगा। लेकिन आपके जेब में 500 का नोट है, वो रास्ते पे गिर जाए तो 100 लोग उसको लेने के लिए लपक पड़ेंगे। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि वो 500 रुपए आपके भी लिए असेट है, बाकी दुनिया के लिए भी, पर आपकी मार्कशीट केवल आपके लिए असेट है, वो बाकी दुनिया के लिए असेट नहीं है। तो बेटा एक्चुअल में फिक्टिशियस असेट क्या है? तो ऐसा कोई खर्चा है जो आपने कर दिया और उसमें आपको लग रहा है कि फ्यूचर बेनिफिट है, लेकिन उस खर्चे को बेचना पॉसिबल नहीं है। तो जो बेचा न जा सके, जो नॉट सेलेबल है, वो क्या है? फिक्टिशियस असेट। और जिसको बेच के पैसा कमाया जा सकता है वो क्या है? रियल असेट। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग रियल असेट है, गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक रियल असेट है, कैश रियल असेट है, फर्नीचर रियल असेट है, इवन गुडविल, आप अपने बिजनेस का ब्रांड, अपना नाम बेच सकते हो, तो इवन गुडविल भी क्या है? रियल असेट है। कॉपीराइट भी क्या है? रियल असेट है, क्योंकि आपके पास में किसी बुक को पब्लिश करने के राइट है, तो आप वो राइट किसी दूसरे को भी बेच सकते हैं। जैसे जेके रोलिंग ने किताब लिखी हैरी पॉटर, फिर हैरी पॉटर पे फिल्म बनी, तो जो फिल्म बनी तो जेके रोलिंग जो किताब की लेखिका थी, उन्होंने वो किताब के फिल्म बनाने के राइट फिल्म वालों को बेचे, तो मतलब कॉपीराइट भी बिकता है। तो हर वो चीज जो बिक सकती है, जिसकी बाजार में वैल्यू है, वो क्या है? रियल असेट है। जैसे आपके डेटर, बेटा हमारे कस्टमर भी रियल असेट है। कैसे? तो कस्टमर से भी हमको पैसा मिलेगा, और थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आप पढ़ाई करोगे फाइनेंस वगैरह की, तो ये डेटर बेचे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 लोगों को उधारी में 1 करोड़ का माल बेचा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 लोगों से पैसा वसूल करूं, तो मैं ये 1 करोड़ रुपए के अपने उधारी के कस्टमर बैंक को बेच दूंगा। बैंक को बोलूंगा आप ये 1 करोड़ के कस्टमर रखो, मेरे को 95 लाख दे दो। बैंक ने मेरे को 95 लाख दे दिए। बैंक का कितने का फायदा हो गया? 5 लाख का। अब वो 1 करोड़ रुपए के डेटर से पैसा वसूल करने का काम कौन करेगा? बैंक। तो बैंक की कमाई होगी 5 लाख, मेरे को जो पैसे बाद में मिलने वाले थे वो अभी से मिल गए, तो मेरा भी फायदा हो गया। मतलब डेटर को भी बेचा जा सकता है। तो हर वो चीज जो बेची जा सकती है, जिसको बेच के पैसा आ सकता है, हम बोलेंगे कैसी असेट है? रियल। और जिसको बेचा नहीं जा सकता वो फिक्टिशियस। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो, बिजनेस को शुरू करने का खर्चा। बेटा बिजनेस को शुरू करने का जो खर्चा है उसको क्या कहा जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती, आपके शुरुआती खर्चे जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। तो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या बिजनेस को शुरू करने का खर्चा, या फिर आप कह सकते हैं लाइसेंस। आपके दुकान का लाइसेंस आपकी असेट है, पर बेचने को जाओगे तो बिकेगा नहीं, मतलब कैसी असेट हो गई? फिक्टिशियस। आपको तो फायदा दे रही, पर वो दूसरे को फायदा देने वाली नहीं है। आपकी मार्कशीट आपको फायदा देंगी, वो दूसरे को फायदा नहीं दे सकती। तो बेटा देखो, हमने 3 कैटेगरी में असेट को क्लासिफाई किया। हमने कहा जो असेट 1 साल के अंदर कैश में बदल जाए या फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहे वो करंट असेट। जो असेट 1 साल के अंदर कैश में ना बदले और फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो वो फिक्स असेट। ऐसी असेट जो फिजिकली दिखाई दे,
और ये टाइप किसका है बेटा? फिक्स असेट का। मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल कैटेगरी सिर्फ किस में होती है? फिक्स असेट में। तो ये फिक्स असेट के दो टाइप हो गए कि जो फिक्स असेट दिखे वो टेंजिबल, जो ना दिखे वो इंटेंजिबल। और बेटा ऐसी कोई भी असेट जिसको बेच के पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है वो रियल, और ऐसी असेट जिसको आप असेट मानते हो तो दुनिया नहीं मानती, बेचने को जाओगे तो बिकेंगी नहीं, ऐसी असेट को आप क्या बोलोगे? फिक्टिशियस असेट, झूठी असेट। वो असेट है ही नहीं, सिर्फ आपको उसमें फ्यूचर बेनिफिट दिख रहा है तो आप उसको क्या मान रहे? असेट। बेचने को जाओगे बिकेंगी नहीं। एक बात ध्यान से पढ़िए, ये पूरा चार्ट बहुत अच्छे से एक बार पढ़ो। बेटा आपके नोट्स के पेज नंबर 6 पे आप आ जाइए। वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग असेट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। कहते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे असेट को क्लासिफाई करो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टर्म या जो शब्द आपको दिया है उसका मीनिंग क्या है, तो ये आप जजमेंट ले पाओगे। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज जो है ये इस चार्ट में भी लिखवा के दी है और इसके पहले ये टेबल में भी लिखवा के दी है कि वेल्थ या प्रॉपर्टी असेट है, कैश या कैश इक्विवेलेंट असेट है। आप किसी को लोन देते हैं तो आपको पैसा लेना है उस व्यक्ति से, आपकी असेट है। आपने किसी को एडवांस में खर्चा दे दिया तो बदले में सर्विस लेना आपकी असेट है। रिसीवेबल इनकम को ही हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। मतलब मैं किसी को सर्विस दे चुका हूं और मुझे उससे पैसा लेना है, राइट टू रिसीव है, असेट है। और डेटर या कस्टमर भी अपनी असेट है। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म आई, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मतलब मैंने बैंक में कहीं पैसे जमा किए और बैंक में जमा उस पैसे पे क्या क्रिएट हो गया? तो बैंक के उस जमा पैसे पे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एक्रू होना यानी क्रिएट होना। तो मुझे बैंक वालों से उस इंटरेस्ट के पैसे को लेना है। अगर लेना है तो डेफिनेटली वो असेट है। पर बैंक के डिपॉजिट पे जो ब्याज क्रिएट होता है वो नॉर्मली महीने के महीने या 3-3 महीने में आपको मिल जाता है। तो ऐसे में आप बोलेंगे कि ये विद इन अ ईयर किस में कन्वर्ट हो सकता है? कैश में। तो आपकी कैसी असेट हो गई? करंट असेट। बेटे इस एक्रूड इंटरेस्ट के बदले में आपको पैसा मिल रहा है और जो असेट आपको पैसा दे वो आपकी कैसी असेट हो गई? रियल असेट। मतलब ये आपकी रियल असेट भी है। फिर देखिए एडवांस सैलरी पेड। बेटा एडवांस सैलरी पेड को ही हम प्रीपेड सैलरी भी बोल सकते हैं। ये सब चीजें हमने इस टेबल में लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हो तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमने क्या किया? तो हमने सैलरी एडवांस में दे दी। बेटा मैंने सैलरी एडवांस में दे दी अपने एम्प्लॉय को, तो मैं चाहूंगा कि एम्प्लॉय तुरंत मेरा काम करके दे, यानी बहुत लंबे समय तक मैं रुकना नहीं चाहता। तो ये मेरी असेट है पर लंबे समय की नहीं है, शॉर्ट टर्म की है। और जब असेट शॉर्ट टर्म की हो तो उसे क्या कहा जाता है? करंट असेट। बेटा प्रीपेड सैलरी के बदले में एम्प्लॉय काम करके देगा और अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उससे पैसा वापस ले सकता हूँ। मतलब प्रीपेड सैलरी में इस बात का पोटेंशियल है कि वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं कहूँगा कैसी असेट हो गई? रियल। बेटा मेरा पैसा बैंक में जमा है
बैंक में जमा पैसा लगातार चेंज होता रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, कैसी असेट हो गई? करंट। और बैंक में जमा पैसा कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो कैसी असेट हो गई? रियल। लेकिन बेटा वही आप थोड़ा सा आगे जाइए तो आपको यहां पे दिया है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं। अब उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय मैंने हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए। लाइक हर साल मैं 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता हूं, तो इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग पे मैंने 50 लाख खर्च कर दिए। अब मुझे ये लगता है कि 50 लाख खर्च करने के बाद लोगों के दिमाग में कम से कम 3 साल तक इस एडवर्टीजमेंट का असर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि 3 साल तक लोगों के दिमाग में असर रहेगा, मतलब मेरे लिए तो असेट है क्योंकि 3 साल तक बेनिफिट है। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट के पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट प्रिंट हो गई। अब मैं इसको बेचने को जाऊंगा तो बिकेंगी क्या? तो कैसी असेट हो गई? फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट। यहां आ जाइए, बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग जो है वो लंबे समय तक टिकने वाली चीज है, तो आपकी कैसी असेट हो गई? फिक्स असेट। फिर बिल्डिंग फिजिकली दिखाई भी देती है, क्योंकि फिक्स असेट अगर कोई चीज है तो आप उसको टेंजिबल इंटेंजिबल में जज करोगे। तो बिल्डिंग फिक्स है, दिखती है इसलिए टेंजिबल, और बेची जा सकती है इसलिए कैसी है? रियल। लेकिन वही अगर आप देखिए कॉपीराइट, तो कॉपीराइट भी फिक्स असेट है, क्योंकि वो भी आपको लंबे समय के लिए मिला है। लेकिन कॉपीराइट दिखता है क्या? तो कॉपीराइट नाम की कोई चीज दिखती नहीं है, वो केवल एक कॉन्सेप्ट है, तो वो दिखता नहीं है। मतलब कैसा है? इनटेंजिबल। बेटा लेकिन कॉपीराइट को बेचा जा सकता है, मैं अपने अधिकार दूसरों को बेच सकता हूं। तो जो चीज बेची जा सकती है वो कैसी है? रियल है। तो ऐसे ही आपको क्लासिफिकेशन करना है। कंटिन्यू कीजिए।